मूवी की शुरुआत यूक्रेन के पीसफुल एरिया डैनवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां जेम्स नाम का आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्त के साथ रहता था। वो दोनों इकोसिस्टम को फॉलो करने वाले पहले निवासी थे। नास्त एक आर्टिस्ट थी, उसे ड्राइंग बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना बहुत पसंद था। वो जेम्स की सुरक्षा के लिए लकड़ी का एक एंजल बनाती है और उसे जेम्स के बाजू में बांध देती है। जेम्स पास ही एक स्कूल में मैथ्स, फिजिक्स और इकोलॉजी पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाया करता था। उसके घर के बाहर सफेद रंग का एक शांति का प्रतीक बना हुआ था। जेम्स के घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती थी। जब जेम्स काम पर जाता तो ब्रेक के समय थोड़ी देर टीवी देख लेता था, जिससे उसे न्यूज मिल जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही टीवी पर दिखाए जा रहे न्यूज से उसे मालूम चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में विद्रोहियों को मारा जा रहा है और रशिया उनके देश पर हमला करने वाला है। इस बीच क्लास में इवान नाम का लड़का जेम्स को बहुत परेशान करता है। इवान को लगता था कि उसका टीचर अजीबोगरीब इंसान है, इसलिए वो उसे भगाना चाहता था। पर जेम्स उसकी हरकतों से कभी गुस्सा नहीं होता था, क्योंकि वो शांतिप्रिय इंसान था और यंग स्टूडेंट्स की माइंड को स्टडी करके उन्हें गाइड करता था। एक दिन सुबह जब जेम्स अपने काम पर जा रहा होता है, तो उसे कुछ सोल्जर्स रोड पर खड़े दिखाई देते हैं। वो उन पर ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते चला जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है, तो पूरे स्कूल को खाली देखकर शॉक रह जाता है। फिर वो टीवी पर न्यूज देखता है, तो उसे पता चलता है कि रशिया यूक्रेन में घुस चुका था। तब उसे समझ में आता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे, वो दरअसल रशियन सैनिक थे। पूरा मामला समझते ही वो तुरंत घर की तरफ भागता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। रशियन सैनिक उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे थे। जब जेम्स अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, तो सैनिक उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब सैनिकों को भरोसा हो जाता है कि वो दोनों जासूस नहीं है, तब वो नत्स्या और जेम्स के घर को आग लगा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अपने घर को जलता देखकर नत्स्य गुस्से में सैनिकों पर पत्थर फेंकने लगती है, जिससे सैनिक गुस्से में आकर उसे शूट कर देते हैं और फाइनली वहां से चले जाते हैं। जेम्स अपनी वाइफ की बॉडी से चिपक जाता है और अपने जलते हुए घर को देखकर दुख से पागल हो जाता है। कुछ घंटे बाद दो यूक्रेनी सैनिक जेम्स के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद नाश्ते के लिए कब्र खोदते हैं। उसके बाद वो लोग जेम्स को अपने साथ अपने बेस में ले जाते हैं। जेम्स लकड़ी के एंजल को अपनी वाइफ की आखिरी निशानी समझकर अपने साथ ले जाता है। बेस के बड़े अफसरों को जेम्स का वहां आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेम्स कोई जासूस है। पर जेम्स जल्दी से खुद को निर्दोष साबित करते हुए आर्मी ज्वाइन करने और अपने देश के लिए लड़ने की इच्छा जाहिर करता है। उस दिन से जेम्स को कठोर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसे अपनी बॉडी को टफ बनाना और फायर आर्म चलाना सिखाया जाता है। शांतिप्रिय स्वभाव का होने के कारण उसे हथियारों को जमा करना और उनका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। वो अपना कोड नेम रावेन रखता है, जो शांति का प्रतीक था, इसलिए उसके सीनियर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। पर जेम्स दिन रात मेहनत करके ट्रेनिंग लेता है ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। वो देर रात तक हथियार चलाने की प्रैक्टिस करता था और उस लकड़ी के एंजल को हमेशा अपने पास रखता था, ताकि वो अपना मकसद हमेशा याद रख सके कि उसे अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना है। कुछ हफ्तों के बाद सभी ट्रेनीज को पता चलता है कि उनके पास स्नाइपर्स की कमी है। ऐसे में आर्मी वालों को उन लोगों की तलाश होती है जो इस काम को करने के लिए तैयार हो, पर कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता। लेकिन जेम्स को जैसे ही पता लगता है, तो वो तुरंत राजी हो जाता है और एक बार फिर उसे सबके मजाक का शिकार बनना पड़ता है। लेकिन जेम्स हार नहीं मानता और खुद को साबित करने के लिए इस मौके का फायदा उठाता है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड्स के अंदर 47 को डिसेंबल और असेंबल करके दिखाता है। उसके इस परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता है और उसे रेवन कहकर बुलाता है। फिजिक्स और मैथ्स की अच्छी नॉलेज होने के कारण वो दूसरा स्नाइपर ट्रेनिंग का दूसरा राउंड भी अच्छे से पार कर लेता है। वो चुपचाप बिना हिले डुले एक जगह जमे रहने में भी एक्सपर्ट था, यहाँ तक कि जब उसके ट्रेनर उसके ठीक सामने जमीन पर गोली चलाते तो भी वो नहीं हिलता था। पर बदकिस्मती से असली शूटिंग के वक्त वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे दूसरों के मुकाबले अलग तरह का फायर आर्म दिया गया था, जो वॉर में यूज करने लायक नहीं था। जेम्स जब भी इस बात की शिकायत करता, तो उसे उसी हथियार को यूज करने के लिए कहा जाता। एक बार फिर जेम्स हार मानने की जगह ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ कर सकता है। रात को स्नाइपर शूट का आखिरी टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेनर के फ्लेयर गन शॉट करते ही सभी ट्रेनीज को उस फ्लेयर की रोशनी
रोशनी में अपने अपने टारगेट पर गोली चलानी थी, लेकिन जेम्स गोली नहीं चलाता है। वो उस रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाता है और फिर पूरी तरह अंधेरा होने के बाद अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना ठीक सेंटर पर लगता है, जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाता है। उसकी इस निशानेबाजी को देखकर उसे हायर स्कोर के साथ ऊंचा ओहदा मिल जाता है। अपने फर्स्ट मिशन पर अपने साथियों के साथ जेम्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट को आजाद कराना था, जिसे रशियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था। उनकी टीम छुपकर उस एरिया में घुस जाती है और सभी स्नाइपर को अलग अलग टारगेट दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग शूट करने वाले होते हैं, तभी उन्हें एक सिविलियन कार चेक पॉइंट पर जाती हुई दिखाई देती है और उन्हें अपना प्लान थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। रशियन सोल्जर्स कार में बैठे दोनों सिविलियंस को कार से बाहर निकलने को कहते हैं और उनसे उनके पासपोर्ट्स लेकर उन्हें जाने को कहते हैं, पर वो आदमी अपना पासपोर्ट वापस मांगता है, जिस पर रशियन सोल्जर्स उसे मारने लगते हैं। जेम्स की टीम ये सब देख रही थी और तुरंत वो लोग रशियन सोल्जर्स पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और धड़ाधड़ सबको मार गिराते हैं। वो उस सैनिक को भी मार डालते हैं जिसने सिविलियन औरत को पकड़ रखा था। उनका मिशन पूरा होते ही वो लोग वहाँ यूक्रेनियन झंडा लगा देते हैं, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि वहाँ दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। इसके बाद वो लोग वापस अपने बेस पर आ जाते हैं, जहाँ जेम्स को पता चलता है कि उसके बहुत सारे साथी अलग अलग मिशन पर गए हुए थे। इसलिए वो इस खाली वक्त को गुजारने के लिए उस स्कूल में चला जाता है जहाँ वो पढ़ाया करता था। वहाँ धूल से भरी उजाड़ क्लासरूम्स को देख वो बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस लौटती है तो जेम्स को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका दोस्त दुश्मन की गोली से मारा गया है। इस बात से जेम्स का बदला लेने का इरादा और मजबूत हो जाता है। अगले मिशन के लिए जेम्स की टीम पेड़ों के पत्तों के पीछे कुछ बारूद छुपाती है और घास के अंदर छिपकर दुश्मनों के आने का इंतजार करती है। जब रशियन सैनिक जंगल की तरफ से आते दिखाई देते हैं तो जेम्स को गोली चलाने में हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि उसे दूसरे रशियन सैनिकों के साथ इवान भी दिखाई देता है, जो कि रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका था और अब उनकी तरफ आ रहा था। फिर वो कैप्टन के ऑर्डर देने पर खुद को काबू करते हुए उन बारूद को हिट कर देता है, जिससे इवान समेत सारे रशियन सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद जब कैप्टन जेम्स से उसके झिझकने का कारण पूछता है तो वो उसे सारी बात बता देता है, जिस पर कैप्टन उसे समझाता है कि इवान ने अपना रास्ता खुद चुना था। ब्रेक के समय जेम्स और कैप्टन एक दूसरे के साथ अपने अपने घरों की यादें शेयर करते हैं। कैप्टन के पास अपनी फैमिली की एक तस्वीर थी जिसे वो जेम्स को दिखाते हुए बताता है। उसका अपनी वाइफ के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो उनकी बेटियों को कैप्टन के जॉब के बारे में नहीं बताएगी, इसलिए उनकी बेटियां समझती हैं कि कैप्टन बिजनेस टूर पर है। इस पर जेम्स कैप्टन को लकड़ी का एंजल दिखाते हुए बताता है कि यही उसके परिवार की निशानी है। कुछ दिनों बाद यूक्रेनियन सेना बॉर्डर के पास वाली खाइयों को बचाने में कामयाब हो जाती है और स्नाइपर टीम अपनी अपनी पोजीशन संभालकर रशियन सैनिकों के आने का इंतजार करती है, जो वहां आने वाले थे। लकड़ी की एंजल हमेशा की तरह अब भी जेम्स के साथ थी और वो पूरे मन से अपने काम के लिए तैयार था, पर जैसे ही उसकी नजर पास आते हुए रशियन सोल्जर्स पर पड़ती है, वो बेचैन हो उठता है, क्योंकि उनमें वो सैनिक भी था जिसने उसकी वाइफ को मारा था। बदला लेने के लिए बेताब जेम्स बार बार कैप्टन से गोली चलाने की परमिशन मांगता है, पर कैप्टन बार बार उसे ये कहकर मना कर देता है कि दुश्मन अभी सही पोजीशन पर नहीं है। लेकिन जेम्स से और इंतजार नहीं होता और वो सोल्जर को शूट कर देता है, जिससे दुश्मनों के छिपे हुए एक स्नाइपर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो तुरंत जवाबी फायरिंग कर देता है, जिसमें कैप्टन मारा जाता है। जब रशियन सोल्जर्स फायरिंग करने लगते हैं तो जेम्स खुद को गोलियों और बमों से बचाते हुए कैप्टन की बॉडी को घसीटकर खेतों में ले जाता है। कुछ घंटों बाद जेम्स जब वापस बेस में लौटता है तो उसका हेड उससे वादा करता है कि वो इस बात की जांच करेगा कि कैप्टन को किसने मारा है, और जब वो हत्यारा मिल जाएगा तो वो उसे जेम्स के हवाले कर देगा। कैप्टन की मौत के लिए जेम्स खुद को जिम्मेदार मानता है और अपनी गलती सुधारने के लिए अगले मिशन पर अकेले ही जाने का फैसला करता है। अपनी अचूक निशानेबाजी से वो बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मार गिराता है, पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। कई बार वो रिस्क उठाकर दुश्मन को मारने के चक्कर में खुद को जख्मी कर बैठता था। ऐसे ही एक मिशन में उसका हाथ दुश्मन की गोलियों से जख्मी हो जाता है। तब वो एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर अपने जख्मों के ठीक होने का इंतजार करता है। इसी बीच टीवी पर रशिया के साथ राजनीतिक समझौते की खबरें भी देखता है। तभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है, जिससे जेम्स को पता चलता है कि आर्मी ने उस स्नाइपर का पता लगा लिया था जिसने कैप्टन को मारा था।
और अब जेम्स को वापस बेस में जाना था। मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उस स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उसने 5 यूक्रेनियन स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया था और उस स्नाइपर का नाम सारी था। सारी लोगों का हौसला पस्त करने के लिए उन सभी लोगों के फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर दिया करता था जिसे उसने मार गिराया होता है। वो उनके कैप्टन की मौत की रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करना चाहता था। इन सभी लोगों की मौत से यूक्रेनी सेना के लिए सारी के लोकेशन को ढूंढना आसान हो गया था। वो लोग दुश्मन के छिपने की जगह पर माइंस नहीं लगा सकते थे क्योंकि उनके ठिकानों पर क्लोरीन का भंडार था जिससे उनका माइंस लगाना बेकार हो जाता है। इसलिए वो लोग कोई और ऑल्टरनेट ढूंढते हैं और ये तय होता है कि यूक्रेनी स्नाइपर्स दुश्मन के छोटे छोटे सोल्जर्स को जेम्स के रास्ते से हटा देंगे ताकि वो अंदर जाकर सारी से फेस टू फेस मुकाबला कर सके। जब मिशन शुरू होता है तो सारे यूक्रेनी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और जेम्स खेतों के रास्ते रेंगते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। जेम्स को सबसे पहले वो सोल्जर मिलता है जिसने उसके घर पर अटैक किया था। वो जेम्स को पहचान लेता है और कहता है कि उसे जेम्स को उसी दिन मार देना चाहिए था। ये सुनकर जेम्स उसे एक ही शूट में मार गिराता है और अपने साथियों को अटैक करने का सिग्नल दे देता है जिससे सारे यूक्रेनी स्नाइपर्स एक साथ फायर करना शुरू कर देते हैं और जेम्स को आसानी से अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। अंदर सारी समेत सिर्फ 2 रशियन स्नाइपर्स बचे थे। उन दोनों को किसी तरह की गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगती है। जब उन्हें कॉम्स पर अपने साथियों से मैसेज मिलना बंद हो जाता है तब सारी उन्हें चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि सारे सोल्जर्स मर चुके थे। उधर जेम्स मौके का फायदा उठाकर बिल्डिंग के और अंदर घुसता चला जाता है। सारी अपने हेडक्वार्टर में फोन करके बैकअप के लिए और सोल्जर्स भेजने को कहता है और अपने दूसरे साथी को पहरा देने को कहकर वापस अपनी जगह लौटता है तो वहां रखे लकड़ी के एंजल को देखकर चौंक जाता है। ठीक तभी जेम्स उस पर झपट पड़ता है और एक चाकू से उसे मार डालता है जबकि दूसरा रशियन सोल्जर एक ग्रेनेड के फटने से मर जाता है। उधर बैकअप सोल्जर्स आ रहे होते हैं जिन्हें सारी ने बुलाया था। जेम्स उन सोल्जर्स को सारी के फोन से कॉल करके कहता है कि उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे ही रशियन सोल्जर्स अपना ट्रक पार्क करते हैं यूक्रेनी सैनिक उन पर फायर करने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में उनका काम तमाम कर देते हैं। अब क्योंकि जेम्स ने अपनी वाइफ, दोस्त और अपने कैप्टन तीनों की मौत का बदला ले लिया था इसलिए अब वो छुट्टी लेकर अपने घर जाना चाहता था और नास्ते की कब्र पर जाकर वो गिरे हुए क्रॉस को ठीक से लगाता है। पर वो जितना अपने घर को मिस कर रहा था वो उतना वहां रह नहीं पाता है क्योंकि उसे अपने देश के लिए बहुत कुछ करना था। जल्दी ही वो एक नए मिशन पर फिर से अकेले निकल पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रशियन को मार सके। जेम्स की इसी जर्नी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी।